हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज हम लोग बात करने वाले हैं 7th सेमेस्टर डीएसएस सब्जेक्ट की। जैसा कि बहुत दिनों से ये बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है कि सर डीएसएस में हमने एक लेक्चर तो अपलोड किया था बट उसके बाद में हमने कुछ आगे उसमें पढ़ा नहीं। तो आज मैं आप लोगों को शेप फैक्टर के आगे की जो टॉपिक है दैट इज प्लास्टिक हिंज और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल वो चीज समझाने वाला हूँ। ठीक है सर, इसकी आरटीयू के अंदर रेंज क्या है इस क्वेश्चन की? इस क्वेश्चन की आरटीयू के अंदर रेंज है कंप्लीट 16 नंबर। मतलब जैसे पुराने सिलेबस पे बेस्ड अगर मैं बात करूं, जिन लोगों के 7th सेमेस्टर में डीएसएस चलती है, मतलब जिन लोगों का बैक का पेपर वगैरह होगा, बैक रीबैक मर्सी बैक वगैरह, उन लोगों के 16 नंबर की यूनिट होती थी पहले। तो 16 नंबर का एग्जैक्ट एक क्वेश्चन आता है, पूरा का पूरा एक यूनिट जो फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन होगा प्लास्टिक एनालिसिस से, वो 16 नंबर का एग्जैक्ट क्वेश्चन प्लास्टिक हिंज पे बेस्ड होकर आएगा। अब प्लास्टिक हिंज को तो मैं आपको फटाफट से समझा देता हूं कि प्लास्टिक हिंज क्या होता है। प्लास्टिक हिंज का मतलब क्या है? प्लास्टिक हिंज का मतलब एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट है किसी बीम के अंदर, ऐसा इमेजिनरी पॉइंट जहां पर क्या है कि वो बीम इनफाइनाइटली लार्ज रोटेशन विल टेक प्लेस। इनफाइनाइट रोटेशन विल टेक प्लेस। तो ये चीज तो कंफर्म हो गई कि ये चीज इनफाइनाइट लार्ज रोटेशन हो रहे हैं। इसका मतलब ये चीज प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं, केवल एक इमेजिनरी पॉइंट है ना, जिसके अबाउट आप ये कह सकते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज वेरी लार्ज और यू कैन से इनफाइनाइट। ठीक है, इसके बाद में आपको इस न्यूमेरिकल जो 16 नंबर का न्यूमेरिकल हम लोग सीखने वाले हैं, उस न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए आपको ये याद रखना होगा कि वेयर प्लास्टिक हिंजेस फॉर्म्स। तो वेयर प्लास्टिक हिंज फॉर्म्स, इसके लिए मैं आपको 2-3 चीजें बताऊंगा, आपको उनको याद रखना है। और अभी आपको ये नहीं समझ में आएगा कि ये क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं, बाकी जब वो न्यूमेरिकल करेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि न्यूमेरिकल के लिए पहले ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आना जरूरी है। ठीक है, तो एक तो आपको याद रखना है कि फिक्स सपोर्ट जो है, उन फिक्स सपोर्ट्स पे हमेशा क्या होगा? प्लास्टिक हिंज बनेगा। एक एग्जांपल मान लीजिए आपकी कोई फिक्स बीम है, तो इस फिक्स बीम का जो एमपी वाला डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा? इसका ऐसा डायग्राम बनेगा। और ऐसे डायग्राम में एक तो यहाँ पे फिक्स सपोर्ट है, तो एक तो यहाँ पे प्लास्टिक हिंज बन गया, जहां पे प्लास्टिक हिंज बनता है वहां पे डॉट लगा के गोला लगा देते हैं। और एक प्लास्टिक हिंज यहाँ पे बनेगा, तो यहाँ पे डॉट लगा के गोला लगा दिया। ठीक है, जहां पे डॉट लगा के गोला लगाया वहां पर इसका मतलब आपने रोटेशन शो किया है, तो आपने एमपी लगा दिया। ये जो प्लास्टिक मूवमेंट रोटेशन कैपेसिटी दैट विल बी नोन एज एमपी, इसकी जो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है वो ज्यादा मैटर नहीं करती, बिकॉज इट्स ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, मूवमेंट रोटेशन कैपेसिटी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, तो आप इसकी डायरेक्शन जो है किसी भी तरफ बना सकते हैं, दैट डजंट मैटर। ठीक है, और एक एंगल आपका थीटा हो जाता है, एक एंगल हो जाता है आपका फाई। ठीक है, और आगे की कहानी बाद में देखेंगे, फिलहाल तो हम केवल ये सीख रहे हैं कि प्लास्टिक हिंजेस कहां कहां बनते हैं। ठीक है, सेकंड केस हो गया आपका कि जहां पे यू कैन से कि वेयर लोड इज प्लेस्ड, वेयर लोड इज प्लेस्ड। लोड इज प्लेस्ड का क्या मतलब है? लोड इज प्लेस्ड का मतलब ये है कि जहां पर आप कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए अपनी कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, या मान लीजिए कोई कैंटिलीवर बीम है, तो कैंटिलीवर बीम में एक तरफ तो क्या है? फिक्स सपोर्ट है ना, और यहाँ पे लग रहा है डब्ल्यू का लोड। तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो हमेशा ट्रायंगुलर नेचर का बनेगा, ऐसा ही बनेगा। लेकिन इसमें प्लास्टिक यहाँ पे तो बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो फिक्स सपोर्ट नहीं। एक तो यहाँ पे बनेगा और एक कहां पे बनेगा? अंडर दी कंसिडरेशन ऑफ लोड, यानी कि यहाँ पे। तो 2 प्लास्टिक हिंजेस बनेंगे। ठीक है, थर्ड होता है वो होता है आपका यू कैन से कि जहां पे क्रॉस सेक्शन चेंज इट्स ज्योमेट्री, क्रॉस सेक्शन चेंज ज्योमेट्री, जहां पे क्रॉस सेक्शन ज्योमेट्री चेंज करेगा वहां पे भी प्लास्टिक हिंज बनेगा। जैसे मान लीजिए कोई आपकी नॉन प्रिज्मेटिक बार सेक्शन है, मान लीजिए इस टाइप का कोई बीम सेक्शन है आपका, और इस टाइप के बीम सेक्शन में यहाँ पे फिक्स सपोर्ट्स है, यहाँ पे फिक्स सपोर्ट्स है, और यहाँ पे अपनी ज्योमेट्री चेंज कर रहा है। यहाँ पे इसका एरिया ये था, यहाँ पे इसका एरिया हो गया 2a। तो आपका जो ये बनेगा वो कहाँ बनेगा? सबसे पहले तो आपने ये बनाया ट्रायंगल नेचर का डायग्राम। अब दोनों तरफ फिक्स सपोर्ट है। फिक्स सपोर्ट क्योंकि आप लोगों को पता होगा 7th सेमेस्टर में पढ़ते हैं तो कि फिक्स सपोर्ट का क्या मतलब है, जो भी एसएस से रिप्रेजेंट किया था वो फिक्स सपोर्ट होता है। एक तो यहाँ पे बन गया, एक आपका यहाँ पे बन गया, और एक क्रॉस सेक्शन यहाँ पे अपनी ज्योमेट्री चेंज कर रहा है, तो एक आपका बन गया यहाँ पे, और एमपी आपने लगा दिया। एमपी एंड कॉल्ड एमपी। ठीक है, ऐसे ही सेम जैसे आपने इधर लगाया था, जहां जहां भी आपके प्लास्टिक मूवमेंट बनेंगे वहां वहां आपको एमपी लगा देना है, बस एमपी आपने लगा दिया। ठीक है,
तो ये वो चीज हम लोगों ने अभी देखी जहां पर आप लोग ये देख सकते हैं कि प्लास्टिक हिंज कहाँ पे फॉर्म्स होते हैं, बनते कहाँ कहाँ पे हैं। तो एक तो फिक्स सपोर्ट पे बनेगा, एक क्रॉस सेक्शन जहां पे ज्योमेट्री चेंज करेगा वहां पे बनेगा, और एक अंडर द एप्लीकेशन ऑफ लोड, यहाँ पे 3 जगह पर ये बनेगा। अब बात करते हैं हम न्यूमेरिकल की। जो चीज हमने पढ़ी है अगर उस पर न्यूमेरिकल बेस होकर क्या आएगा, देखिए 16 मार्क्स का न्यूमेरिकल तो हम लोग आज की क्लास में कर नहीं पाएंगे, हम लोग उसको कल बताएंगे, क्योंकि उससे पहले बहुत सारा डेटा इन्फॉर्मेशन होना हमारे पास जरूरी है। तो पहले एक आध छोटे मोटे न्यूमेरिकल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए उसको वो बोलता है कि आप कोलैप्स लोड की वैल्यू बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोलैप्स लोड, कोलैप्स लोड वैल्यू। तो कोलैप्स लोड की वैल्यू के लिए वो आपको पर्टिकुलर कुछ केस दे सकता है, जैसे सिंपली सपोर्टेड दे सकता है, बोथ साइड फिक्स दे सकता है ना, कैंटिलीवर दे सकता है। तो अपन एक दो केस लेते हैं। जैसे सपोज सबसे पहले अपन ने कैंटिलीवर ले लिया। कैंटिलीवर किसको बोलते हैं, जिसका एक सिरा फिक्स होता है और दूसरा सिरा या तो रोलर सपोर्ट होता है या फिर फ्री होता है, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पे सेंटर पे डब्ल्यू का कोलैप्स लोड लग रहा है। तो आपको ये बताना है कि नॉर्मल केस के अंदर इसके आपकी कोलैप्स लोड की वैल्यू कितनी होगी अगर आप प्लास्टिक एनालिसिस को कंसीडर कर रहे हैं तो, ठीक है। तो अपन लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। सर अपन ने इसका डायग्राम बना लिया। डायग्राम में आपको देखना होगा वेयर प्लास्टिक हिंजेस फॉर्म। तो अपन ने अभी 3 चीजें देखी, क्या फिक्स सपोर्ट है, तो एक तो यहाँ पे बनेगा अंडर द एप्लीकेशन ऑफ लोड, एक यहाँ पे भी बनेगा। क्या यहाँ पे बनेगा, क्या यहाँ पे नहीं बनेगा सर, क्यों नहीं बनेगा, यहाँ पे इसलिए नहीं बनेगा सर क्योंकि यहाँ पे ना तो फिक्स सपोर्ट है, ना क्रॉस सेक्शन ज्योमेट्री चेंज कर रहा है, और ना ही यहाँ पे अंडर द एप्लीकेशन ऑफ लोड है। तो आपने ये लगाया, जहां जहां भी अपन ये लगाते हैं वहां अपन एमपी लगा देते हैं। तो यहाँ पे अपन ने एमपी लगा दिया। अब यहाँ पे क्या होता है, जो बीच वाला होता है, यहाँ पे ये एंगल तो थीटा हो गया है ना, यहाँ पे एंगल अपन कंसीडर कर नहीं रहे, बट दैट एंगल फाई। तो अल्टरनेट एंगल की कॉन्सेप्ट से जितना ये वाला एंगल होगा हमेशा उतना ही ये वाला एंगल होगा फाई, जितना ये वाला एंगल होगा थीटा उतना ये वाला एंगल होगा थीटा। तो इंटरनल वर्क डन की इक्वेशन जब आप यहाँ पे लिखेंगे, क्या चीज सर, इंटरनल वर्क डन। तो जब आप इस पे इंटरनल वर्क डन लिखेंगे तो आपको करना क्या है सर, एक तो आप ये बता दीजिए क्या ये जो भी अपन कर रहे हैं ये पैटर्न हर बार फिक्स है क्या, ये पैटर्न हर बार फिक्स है। बस कहीं पे एक प्लास्टिक हिंज बनेगा, कहीं पे 2 बनेंगे, कहीं पे 3 बनेंगे, बस बाकी करना जो है वो चीज फिक्स है हर बार, ठीक है। आपको ऐसी एमपी लगाना है, ऐसी थीटा फाई कंसीडर करना है, ऐसे ये सब चीजें कंसीडर करनी है। बस इसके बाद में आपको इंटरनल वर्क डन निकालना है। इंटरनल वर्क डन कैसे निकालते हैं सर, मोमेंट रोटेशन कैपेसिटी इनटू द एंगल ऑफ फॉर्मेशन। तो एक बार तो इधर हो गया एमपी थीटा, प्लस एक बार ये वाला एमपी थीटा हो गया, तो एक बार हो गया एमपी थीटा, और एक बार सर एक बार ये हो गया, बट ये एमपी थीटा नहीं होकर कितना होगा, एमपी फाई। अच्छा सर मुझे एक बात समझ नहीं है, आपने यहाँ पे तो थीटा ले लिया, यहाँ पे अलग क्यों ले लिया, यहाँ पे आपको अलग लेना पड़ेगा। लक बाय चांस जब आप हो सकता है क्वेश्चन को सोल्व करें तो वो थीटा की वैल्यू फाई के बराबर ही आ जाए, बट दैट इज ए कोइंसिडेंट, है ना, दैट इज ए थिंग विच इज डायरेक्टली बेस्ड ऑन दी व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन यू विल टेक। So it's not always being same parameter. So that's why I'm not taking right this one. So internal work done की इक्वेशन के लिए आपका WI कितना निकल के आ गया, देखिए 2 MP थीटा तो ये आ गया है ना, और MP फाई ये आ गया। अब अपना काम होगा इंटरनल वर्क डन में जो थीटा और फाई है ना, इनके बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करना। मतलब सर पूरे क्वेश्चन को 3 स्टेप में तोड़ा जा सकता है क्या, बिल्कुल। स्टेप 1 क्या है सर, इंटरनल वर्क डन निकालना ऐसे। स्टेप 2 क्या है सर, स्टेप 2 है आपका थीटा और फाई में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना। और स्टेप 3 क्या है सर, स्टेप 3 है आपका, मैं आपको आगे बताऊंगा, एक्सटर्नल वर्क डन निकालना, और तीनों को बराबर कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो जैसे मान लीजिए आप अगर इनको 2 ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे तो डिफॉर्मेशन डेल डेल हो गया है ना। तो आप एक ट्राइंगल कंसीडर कीजिए, ट्राइंगल OABC। अगर मैं आपको बोलूं कि आप ट्राइंगल OAB को ध्यान से देखिए, OAB, तो इसके अंदर tan थीटा जो होगा वो कितना होगा, tan थीटा होता क्या है वैसे सर, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर बाय बेस के कॉन्सेप्ट से जो भी थीटा के सामने होगा वो तो परपेंडिकुलर हो गया, और जो बेस होगा L/2 ये आपका क्या हो गया, ये हो गया L/2। अब आपको पता है जब थीटा बहुत छोटा होता है, थीटा इज नियरली अबाउट टू 0, देन tan थीटा विल वर्क एज व्हाट, ओनली थीटा, ठीक है। तो थीटा बराबर कितना आ गया, डेल बाय L/2। अगर मैं आपकी यहां से डेल की वैल्यू निकालू तो L/2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डेल कितना आ जाएगा, L/2 इंटू थीटा। तो एक तो इक्वेशन ये आ गई। सिमिलरली आप दूसरा वाला ट्राइंगल लीजिएगा और उसके अंदर कैलकुलेट कीजिएगा। सिमिलरली कौन सा ट्राइंगल लेना है, ट्राइंगल ABC। ये वाला ट्राइंगल लेकर के इसके अंदर सोल्व करोगे तो आपका डेल आ जाएगा L/2 इंटू 5। जैसे ही आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ध्यान से देखोगे तो आपकी स्टेप 2 खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि थीटा फाई के बराबर ही है। तो अगर थीटा फाई के बराबर है तो इंटरनल वर्क डन कितना हो गया, थीटा और फाई अगर दोनों बराबर है मान लो, तो 2 MP थीटा और MP थीटा कितने हो गए, 3 MP थीटा, तो 3 MP थीटा। ये आपकी इक्वेशन ए है। एक बार आपने इंटरनल वर्क डन निकाला, एक बार आपने रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया, और थर्ड स्टेप में अपन क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में अपन कर देंगे, क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में अपन एक्सटर्नल वर्क डन करेंगे। एक्सटर्नल वर्क डन, सर एक्सटर्नल वर्क डन क्या होता है,
एक्सटर्नल वर्क डन के लिए आपको लोड को उठाना है और डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर देना है। लोड कितना, डब्ल्यू, डिस्प्लेसमेंट कितना, डेल्टा। तो एक्सटर्नल वर्क डन हो गया डब्ल्यू इंटू डेल्टा, ठीक है। और डेल्टा की वैल्यू आप कोई सी भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो अपन L/2 थीटा वाली रख देते हैं, तो हो जाएगा डब्ल्यू इंटू L/2 थीटा। 3 स्टेप हो गए और आपका क्वेश्चन भी खत्म हो गया। इसके बाद में आपको लिखना होता है बाय वर्चुअल वर्क डन थ्योरम, बाय वर्चुअल वर्क डन थ्योरम। सर वर्चुअल वर्क डन थ्योरम क्या कहती है? ये थ्योरम ये कहती है कि जितना भी इंटरनल वर्क डन है वो एक्सटर्नल वर्क डन के बराबर होगा इक्विलिब्रियम सिचुएशन में। तो आप दोनों को उठा लीजिए। इंटरनल कितना है, 3 MP थीटा। इंटरनल जो है वो एक्सटर्नल के बराबर होगा। इंटरनल कितना है, 3 MP थीटा, और एक्सटर्नल कितना है सर, एक्सटर्नल है डब्ल्यू इंटू L/2 थीटा। थीटा से थीटा गया कट, और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में कितनी, डब्ल्यू इक्वल टू निकल के आ जाएगा 6 MP/L। तो दैट इज द वैल्यू ऑफ कोलैप्स लोड। ये आर्टिकल निकल के आ गया। ये क्वेश्चन तो 16 का नहीं आएगा, ये क्वेश्चन तो 8 का आएगा। बट जिस बच्चे को ये समझ में नहीं आएगा वो 16 वाला भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसलिए पहले इसको समझना जरूरी है। तो आपको क्या करना है, कुल मिलाकर के 3-4 स्टेप है। पहली स्टेप क्या है सर, इंटरनल वर्क डन निकालना। इंटरनल वर्क डन मैंने आपको बता दिया कहां कहां प्लास्टिक इंच बनेंगे, ये देखना है। इधर MP लगा देना जहां भी बनेंगे। बीच वाले में 2 बार MP लगता है, ध्यान रखना। बीच वाला पॉइंट होगा ना उसमें 2 बार, क्योंकि एक बार इधर वाले का इंपैक्ट आएगा, एक बार इधर वाले का इंपैक्ट आएगा। MP थीटा, MP थीटा, MP5। फिर थीटा और फाई में रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया, नॉर्मल ज्योमेट्री लगाई और आपका काम हो गया, थीटा और फाई के बराबर ही आ गया। एक और बात समझा दूं, जब भी लोड सेंटर पे लगेगा हमेशा थीटा और फाई बराबर आएंगे। व्हेनेवर लोड विल अप्लाई एट अ सेंटर, तो आपका थीटा और फाई दोनों क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर तो आपका थीटा फाई निकाल लिया। स्टेप 3 क्या होती है, एक्सटर्नल वर्क डन निकालना। तो आपने एक्सटर्नल वर्क डन निकाला। एक्सटर्नल वर्क निकालने के बाद में वर्चुअल वर्क डन थ्योरम से दोनों को बराबर कर दिया, आपका आंसर आ गया। आपका टास्क क्या है, आपका टास्क है आज आप इसको सेकंड वाला केस सिंपली सपोर्टेड और थर्ड वाला केस फिक्स में करेंगे। तो फिक्स में करोगे तो एक तो इधर, एक इधर और 2 बीच में, ठीक है। और सिंपली सपोर्टेड करोगे तो ना इधर बनेगा ना इधर बनेगा, केवल बीच में बनेगा ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ लोड। जो बच्चा क्लास को सीरियसली लेगा वो तीनों केस कर चुका होगा, और जो तीनों केस करके कल वाली क्लास में 16 नंबर का क्वेश्चन में जब बताऊंगा उसको देख लेगा तो उसकी यूनिट नंबर 1 खत्म है। और आपको अच्छी तरह से बताया अगर नए पैटर्न पे एग्जाम हुआ तो 16 नंबर का मतलब होता है पास होना, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा अच्छी तरह से पढ़ाई करने की। ओके, थैंक यू।